सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और जैसे मैंने एक सिलसिला शुरू किया है सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023 को सॉल्व कराने का विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो अब 2024 का एग्ज़ाम आप लोग बच्चे देने जा रहे हो तो उनको बहुत ही फ़ायदा हो उससे, और वो समझ सके कि पेपर का लेवल पिछले साल क्या था, और उन्हें किस तरीके की अभी अपनी तैयारी अगर नहीं भी है तो कितनी हद तक शुरू कर देनी है। ठीक है, सो पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने सेक्शन ए जो आपका है वो करा दिया था, अब सेक्शन बी आज कराऊंगी। ठीक है, सो आप बहुत अच्छे से, ये पार्ट 2 है इसका, पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। सो प्रेजेंटेड बाय मी, इट्स महिमा द्विवेदी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो जहाँ तक की बात थी तो आपके पेपर में सेक्शन ए 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो एक एक मार्क्स के थे, वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। बट पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये बात लिख दी थी कि जो लास्ट क्वेश्चन है 18, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो गया था, मैंने उसको जरा मिसअंडरस्टूड कर लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो उसको मैं पहले डिस्कस कर लूँ, फिर सेक्शन बी पर बढ़ती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। सो 18 जो क्वेश्चन था, जहाँ असर्शन और आपको रीजन बताना था। जहाँ पर पहला असर्शन जहाँ कह रहा था कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी करंट कैरिंग लूप में जीरो होगा अगर उसका प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर प्लेन है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली जा रही है उस प्लेन के, देखिए ये प्लेन है और ये इससे परपेंडिकुलर बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जो एरिया है, एरिया वेक्टर, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और जो बी है वो भी आपके परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली में जो आपका टाउ होता है वो होता है एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो असर्शन कह रहा है, वो जो थीटा है वो बी और ए के बीच का एंगल है, और बी और ए के बीच में जो एंगल बनना है वो आप देख रहे हैं पैरेलल है, यानी थीटा जीरो बनना है, जिसकी वजह से साइन जीरो इस पूरे टाउ को जीरो कर देता है। तो हाँ, जो टॉर्क लगता है उस पर वो क्या होता है, जीरो होता है। असर्शन बिल्कुल सही है, ये आपने अपनी थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा है। बट रीज़न इसने कहा कि जो टाउ है, तो टाउ जो अभी आपने एन आई बी ए साइन थीटा पढ़ा था वो मैंने आपको बताया है कि उसको हम एम बी साइन थीटा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका एन तो वन ही है, और जो आपका आई बी ए है, तो जो आई ए होता है आपका यहाँ पर, जो अभी इससे पहले बताया था, उसको एम कहा जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो एम बी साइन थीटा, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, एम क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्म में कहेंगे तो एम क्रॉस बी टाउ को कहा जा सकता है। तो टाउ एम क्रॉस बी होता है। और जो रीज़न बताया इन्होंने, वो कहा कि रीज़न इसलिए है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट, और मुझे लगा मैंने क्रॉस ही पढ़ा हुआ है, बट इसने बोला कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो टाउ जो है वो हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एम क्रॉस बी का। तो रीज़न ही पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि टाउ जो है डॉट प्रोडक्ट नहीं है एम और बी का, वो क्रॉस प्रोडक्ट है एम और बी का। तो ये रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। जहां आप ये कहोगे कि असर्शन जो है वो तो सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन रीज़न पूरी तरह से फॉल्स है। ठीक है, तो रीज़न आर इज फॉल्स। बात समझ में आई? तो ये था इसका ऑप्शन सी है, ना कि इसका ऑप्शन मैंने जो बी बता दिया था सो गलत था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सेक्शन बी का। सेक्शन बी में जब 19th क्वेश्चन आपका आया हुआ था, वो ये कह रहा था कि ड्रॉ करना है आपको क्या, एक ग्राफ जो कि शो करेगा वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन, और इंडिकेट द रीजन इन विच, जहां पर न्यूक्लियर फोर्स आपका अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। अब आपने अगर न्यूक्लियर या न्यूक्लियाई चैप्टर पूरा पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि न्यूक्लियॉन सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो बढ़िया भैया गड़बड़ की बात है कि आपने क्लास में क्या पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर आपको आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियॉन्स अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों को साथ में रिफर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है एटम में, तो न्यूक्लियॉन्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे, इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स भरे हुए हैं। तो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई एक पेयर ले लो।
ठीक है, कोई एक पेयर ले लो, तो इनके बीच में एक ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ है जो आप सबको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में हायर क्लासेस में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक ग्राफ है जो हर साल पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में भी आया था आपके सीबीएसई में, 2020 में भी आया है, और देखिए 2023 में भी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल बढ़िया से रट के देख के जाना है, समझ के जाना है, मैं समझाऊंगी भी कि क्या है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ, यानी दो जो ये न्यूक्लियॉन्स है इनके बीच में आप क्या करोगे, सेपरेशन जब देखा गया कि दो न्यूक्लियॉन्स और पास लाए गए, ठीक है, तो उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है ऐसे तो अट्रैक्टिव होता है, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होता है नेचर में, बट ये रिपल्सिव भी होता है। डिस्टेंस पे मैटर करता है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो एक ग्राफ आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे, ये ग्राफ आपको सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर बना देना है, जो आपकी एग्जाम कॉपी जब आपको मिलेगी उसका वर्सेस किसका है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस पूरे पेयर ऑफ द न्यूक्लियन के सिस्टम की, वर्सेस जो है सेपरेशन उस समय क्या है उसका ग्राफ है, और किस रीजन पे न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, किस पे रिपल्सिव, उस ग्राफ की बात करें तो ये एनसीईआरटी में आपका ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है जो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ अ न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ, ये पूरा ये पोटेंशियल एनर्जी आप इधर लिखोगे और आर आप ऐसे ही ग्राफ बिल्कुल बना देना। तो आप देख रहे होगे ये जो आर नॉट आपको दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप आर नॉट दिख रहे हो, तो ये जो आर नॉट है ये एक ऐसी वैल्यू है जहां पे जिसके बाद जो फोर्स है, यानी कि आर नॉट आपका बढ़ रहा है, ये जो आर है ये आपकी बढ़ रही है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो जितना जितना आर नॉट एक ऐसा रीजन है कि जिससे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा पास ले आओगे तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है रिपल्सिव होता है इस नेचर पे, ठीक है। और आर नॉट से ज़्यादा यानी कि और थोड़ा दूर दूर न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर और थोड़ा दूर दूर लेके जाओगे उनको तो ये क्या होगा कि ये अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स नेचर होगा, यानी आर नॉट वो वैल्यू है जो डिसाइड कर रही है कि इससे पहले जो नेचर है इस डिस्टेंस से अगर और पास है, आर नॉट से कम है आपकी डिस्टेंस जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की, तो जो आपका नेचर है न्यूक्लियर फोर्स का वो रिपल्सिव है, यहाँ रिपल्सिव लिख देना, और आर नॉट के बाद जो है वो अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर आप क्या अट्रैक्टिव लिख दो, या फिर आप यही वाली कहानी भी लिख सकते हो, तो थोड़ा और इम्पैक्ट डालेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ये उसका ग्राफ है। दूसरा, फॉर अ सेपरेशन अगर आर नॉट बड़ा है, जो सेपरेशन है वो आर नॉट से ज़्यादा है, सपोज करिए आर नॉट वैसे होता है 0.8 मीटर फर्मी, 0.8 फर्मी सॉरी, ठीक है। सो ये जो सेपरेशन होती है वो 0.8 फर्मी होती है, तो अगर दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो दूरी है वो अगर 0.8 फर्मी से ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, और अगर वो सेपरेशन लेस है आर नॉट से तो फोर्स जो होगा वो स्ट्रांगली रिपल्सिव होगा, यही बात वहाँ लिखनी है आपको। और ये जो आपका है ये ग्राफ होता है, तो यही डिमांड करा 2 नंबर के लिए ये ग्राफ सफिशियंट है वहाँ पर। लेकिन आपसे कभी कभी पेपर में इससे क्या इन्फर हो के आता है, कुछ 2 पॉइंट जरूर लिख दीजिए, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा कि पहला पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है एट डिस्टेंस आर नॉट पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस आर नॉट पे आप ये इन्फर कर सकते हो ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो आप एक बात ये इन्फर कर सकते हो, तो आप तो ये बात लिख ही दोगे, और ये अबाउट होती है 0.8 फर्मी होती है, ठीक है, या फेंटोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है लार्जर आर नॉट से, अगर लार्जर, ये 2 बातें तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि अगर आर नॉट लार्जर है तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, और अगर आर नॉट लेस है तो न्यूक्लियर फोर्स आपका क्या है, रिपल्सिव है नेचर का। दूसरी बात क्या है कि जो आर नॉट है ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियर जो फोर्स है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो ना रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपको याद है। वैसे एग्जाम में आपके हमेशा 2 पॉइंट्स लिखने को आए, 2 भी आप आराम से लिख सकते हो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप देखकर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि हाउ विल द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करे। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप सबने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सबसे ज्यादा मतलब कि हर पेपर में मोस्टली बन ही जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, तो ये तो आपको रटा ही होना चाहिए कि H/P और H/MB, ठीक। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, तो इसमें कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला क्या कि अगर आप वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है उसको डिक्रीज कर दो। अब आपको देख के ही पता चल रहा है लैम्डा और वी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। लैम्डा और वी के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे तो आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होगा,
बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो आप ये बात वहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अभी मैं आप आंसर भी दिखाऊंगी, लिखा हुआ आंसर भी वहाँ दिखा दूंगी, समझ लो पहले, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। सेकेंड कह रहा है कि अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया जाए। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से क्या लेना देना है इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन के केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी से डिनोट की जाती है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि v और फिर से लैम्डा का जो ये क्या है, ये पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है। और वेवलेंथ का ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है तब उसके साथ जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि इन्वर्स रिलेशन है, तो आप क्या लिखोगे कि लैम्डा अगेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, तो फॉर्मूले लिखने होंगे आंसर जस्टिफाई करने के लिए। तो लिखोगे कैसे, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यहाँ पर ये है वही लैम्डा एच एम वी है। लैम्डा अगर वी डिक्रीज करोगे लैम्डा इंक्रीज होगा, और सेकंड के लिए भी आप यही रिलेशन कर तो आप वी सॉरी उन्होंने वी बढ़ाया है तो लैम्डा यहाँ पर डिक्रीज होगा, उन्होंने वी बढ़ाया था, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी वी का काम किया होगा उल्टा उसका लैम्डा करेगा, ठीक है, तो डिक्रीज होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट इन्होंने स्टॉपिंग, देखिए आपको कोई एक ही करना है, मुझे तो सारे ही समझाने होंगे क्योंकि कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है या पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है और करके, यानी कि जब 20 क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ऑलरेडी यहाँ पर आपको ए या बी में कोई एक आता होगा तो आप आराम से कर लेना, ठीक है। लेकिन मुझे तो बी भी समझाना है, तो आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। दो केसेस फिर दिए कि अगर आप जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो तब, और दूसरा जब आप इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की डिक्रीज कर दो। एक बार फ्रीक्वेंसी और एक बार इंटेंसिटी। ग्राफ आपको सबको पता है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सभी पर ग्राफ जो है वो आते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको मोटा मोटा अगर याद दिला दूं तो एक मेटल की सरफेस होती थी, यहाँ एक लाइट इंसिडेंट करती थी जिसकी हम जो एनर्जी है वो इक्वल टू एच न्यू मानते थे, ठीक, आइंस्टीन के हिसाब से। और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता था, और उसको इजेक्ट करने के लिए उसके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, और उसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए, एच न्यू नॉट। और बाकी रिमेनिंग एनर्जी जो है वो निकल जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी देने में, ठीक है। तो जितनी एनर्जी इसकी है उतनी ही एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल को चाहिए, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी इसको क्या चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो उसको हम ई वी नॉट कहते हैं। अब मोटा मोटा आपको बता दें तो ये जो आने वाली ई एच न्यू है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और एच न्यू नॉट के बीच में जो रिलेशन है आइंस्टीन का, वो आप सबको पता होगा, कुछ ये है, ठीक है। ये ई वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको कितना चाहिए एनर्जी, तो आप क्या करोगे, जो एनर्जी आई है एच न्यू उसमें से अगर आप माइनस कर दो एच न्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन जो आपका है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसमें इजेक्ट करने के लिए, उससे माइनस कर दो, तो आपको पता है कि यही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसको स्टॉप करने के लिए इतनी एनर्जी ई वी नॉट आपको रिक्वायर्ड है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो निकला वो कुल मिला के ये फॉर्मूला निकला। अब इसने कहा कि पहला केस है कि अगर आप फर्स्ट केस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी अगर हम क्या करें कि इंक्रीज कर दें, ठीक है। न्यू अगर इंक्रीज करें, न्यू यही तो है, इंसिडेंट जो आने वाला है वो न्यू है, तो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड चेंज नहीं होगी पर्टिकुलर मेटल के लिए। तो आप खुद सोचो, अगर पहले ये चार, ये तो दो फिक्स है, चार था, चार में दो गया तो ये दो बचती, ठीक है। तो 2 टाइम एच बाई ई होता, और उसके बाद इसको इंक्रीज करके हम इसको 5 कर दें, फिर 5 माइनस 2 करें तो अब 3 टाइम हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम हो रहा है तो बढ़ रहा है, यानी कि आपके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ेगा जब न्यू आप बढ़ाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ आंसर लिखोगे इफ न्यू इंक्रीजेस तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ना होगा। लेकिन दूसरा ही ग्राफ, आपको एक ग्राफ भी पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इंटेंसिटी पर कभी भी ये डिपेंड नहीं करता आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप यही आंसर लिख दोगे कि रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की उससे इंडिपेंडेंट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सेकेंड केस में इंडिपेंडेंट वाली बात चिपका देनी है आपको आंसर में, उम्मीद है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से, अगर आपको नहीं भी पता था इसको अच्छे से आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, सो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ यहाँ पर,
ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आया था कि आपको जो आपका 21 क्वेश्चन था जिसमें कहा था कि आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी वेवलेंथ रेंज से पहचानते हुए। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक वेवलेंथ से। देखिए एइलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में भी, और एक इससे भी आया था। तो ईएम वेव आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी को ही आप क्या उसे कहते हैं रेफरेंस जरूर रखिएगा जो रेंजेस हैं उसके लिए। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही जो पेज है जहाँ पर देखिए रेंज अगर आपको याद है कि कौन कितना लेता है या किसकी रेंज कौन सी रे की कहाँ तक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो वो आपको अच्छी तरीके से क्या होगा आपको पता होगा कि आंसर क्या है। ठीक है, अगर बात करें तो एक्सरे 10⁻⁻12 से लेकर इन्होंने बोला 10⁻⁻8 तक। ठीक है, तो 10 अगर आप एक्सरे को देखो तो ये रेंज गया है 10⁻12 से 10⁻8 तक। ठीक है, तो एक्सरे ही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, साथ में इन्होंने कहा है एक यूज़ भी बताइएगा, वो भी एक एक यूज़ बता देंगे। फिर उसके बाद बात करें तो अगर आपने ये रेंज पढ़ी होगी तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 10⁻³ से 10⁻1 तो आ जाइए। तो 10⁻³ से 10⁻1 की जो रेंज है ये देखिए 10⁻³ से 10⁻1 आपकी माइक्रोवेव है। ठीक है, तो माइक्रोवेव वो ये रेंज देखकर ऐसे डिसाइड करिएगा जो आपकी बुक में है। अब माइक्रोवेव तो एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आप रेंजेस याद कर लें। तो ये आपको पता चल गया, सभी की बना लीजिए, पता नहीं पिछली बार अगली बार कौन सी रेंज पूछ दे। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसमें कहा है कि एक एक यूज भी बताना है, तो आप देखिए सबसे पहले वाली एक्सरे थी जो आपको पता होगा एक्सरे जो है वो यूज ही होती हैं हमें डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल है, एक्सरे की हड्डी वड्डी टूटी हो है ना तो एक्सरे ही होता है। तो मेडिसिन के अंदर है ना एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर्स के लिए भी एक्सरे रेज का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव की बात करें तो यूज इन रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। सो रेडार सिस्टम में एयरक्राफ्ट नेविगेशन जो होते हैं उसके लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यूजेस आपको खूब मिल जाएंगे गूगल पे। सो जो भी यूज़ है वैसे इतना यूज़ बहुत है, एक एक दो दो याद कर लीजिएगा सभी के यूजेस तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, सो ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करें तो रेंज पता होगी तो ही आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल्स की वो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल एमसीक्यू में भी था, यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रिक डायपोल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की ओरिएंटेशन को आप बताइए, डिपिक्ट करिए कि वो स्टेबल कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रखा होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा थीटा इक्वल टू 0 पर होता है यानी, और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें थीटा हमेशा 180 डिग्री होता है। अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी उन्होंने कहा है कि डायपोल में आपको बतानी है हर एक केस की, तो सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं आंसर की ओर। ये रहा। ठीक है, तो आप सबको पता है यूई जो होता है वो एक्चुअली में माइनस पीई कॉस थीटा होता है अगर इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा, यानी माइनस पी डॉट ई इसका फॉर्मूला होता है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 होता है और इसका मतलब होता है कि पी जो है वो ई के साथ पैरेलल है। पी और ई आपस में एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल ही है। ठीक है, तो कॉस 0 रखोगे तो उस समय वैल्यू यू की क्या है माइनस पीई है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा उस समय 180 डिग्री होता है और इसका मतलब होता है पी एंटी पैरेलल, यानी ये ई है आपका। ठीक है, तो पी इस डायरेक्शन में है आपकी, तो एक दोनों एक दूसरे से क्या है एंटी पैरेलल है और 180 बना रहे हैं एंगल आपस में। सो यहाँ पर जब रखोगे आपको पता है cos 180 -1 होता है तो ये प्लस पीई कर देता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो यही दो बातें हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। सो आपको ये आंसर याद रखने हैं, कैसे करना है नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में है कि 23 का ए कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है लॉरेंस फोर्स का, जो कि है कि पार्टिकल क्यू अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फिर ये तो आपको सभी को लॉरेंस फोर्स तो वैसे भी पता होगा। फिर बात कर रहा है व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम, और लॉरेंस फोर्स मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, और शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट R1 टू R2। तीन बातें एक साथ पूछ ली, बाप रे बाप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करें तो लॉरेंस फोर्स आप सबको पता है, ये सबको पता है कि F इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल है तो उसके ऊपर लगता है V क्रॉस B, ये सबको पता है। ठीक, जिसका मतलब क्या हो जाता है, चलिए मैं सोल्यूशन पर ही दिखा देती हूँ सीधे।
सो आपको पता है लॉरेंस फोर्स क्या है, एफ एम इक्वल टू यानी एफ यानी मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भी इसको कहेंगे अगर उस पर लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, जिसका मतलब क्या है कि अब मैक्सिमम तब होता है जब आपको पता है, क्योंकि ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसको और कहें तो इसको बोल सकते हैं वी क्रॉस बी के मतलब है क्यू वी बी साइन थीटा। और साइन थीटा आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है। यानी कि जब v और b के बीच में एंगल क्या बनना हो 90 बनना हो, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब हमें लॉरेंस फोर्स हमेशा मैक्सिमम मिलता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आप यही लिखोगे, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन हमें क्या मिलेगा, क्यू वी बी, उस समय जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अब बात करें कि इसने कहा कि तो मैक्सिमम वाली बात, पहले हमने लॉरेंस फोर्स लिख दिया, फिर हमने बता दिया कि मैक्सिमम कब मिलेगा, ये बात लिख दिया। थर्ड जो सवाल था उसने बोला कि वर्क डन, देखिए एफ डॉट एस है, यहाँ डॉट लगा दीजिएगा जब वेक्टर लगाए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लगाना है, एफ डॉट, ये डॉट और ये एस, ये लगाए। ठीक है, बीच में लगानी है यहाँ। अब बात करें वर्क डन, अगर आप R1 पोजीशन से किसी को R2, यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट कराओ, एक जगह से दूसरी जगह आप डिस्प्लेस कराओ, तो वो भी इस फोर्स की मदद से, तो वर्क डन उस समय हमेशा जीरो होगा। ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये बात प्रूव करने के लिए आप सबको पता है कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट एस होता है, जो यहाँ पर लिख दिया है। अब बात करें तो ये फोर्स जो होगा वो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि इसके द्वारा फोर्स हमको कराना है। और एस को आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को आप वी डी टी भी तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये वी डी टी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह वी डी टी और आप इंटीग्रेट कर दो, डी टी का मतलब स्मॉल टाइम के लिए लिया और इंटीग्रेट कर दोगे तो फुल वर्क डन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एफ एम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वी क्रॉस बी लिख सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी, इस एफ एम की जगह पर डॉट, क्योंकि डॉट चल रहा है साथ में सबके। ठीक है, सबके साथ डॉट चल रहा है, डॉट वी डी टी। अब मैथमेटिकली आपको पता है कि वी क्रॉस बी डॉट वी जो होता है वो जीरो होता है मैथमेटिकली। ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है उनके लिए तो डायरेक्ट आप ये जान लो कि अगर ये दो सेम हो जाएं, जिसका क्रॉस हो रहा है और उसी का, जैसे वी क्रॉस बी डॉट वी भी होता और अगर वी क्रॉस बी डॉट बी भी होता तो भी ये जीरो होता मैथमेटिकली। ठीक है, अब बात करें तो जब ये जीरो हो गया तो पूरा वैसे भी जीरो हो गया, इसका मतलब भी यही होता है कि वी क्रॉस बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब बात करें तो वर्क डन आपका जीरो निकल के आ गया है और आपको यही वहां पर बात लिखनी थी। सो हमारा वर्क डन जीरो आ गया है और यही आपको वहां आंसर कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर, अब इन दोनों में कोई एक ही करना है, एक। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी जिसने आई करंट को देखिए कैरी कर रखा है, एक चार्ज जो है वो ये चार्ज पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से आपको मूव करता हो इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि जो कि डिस्टेंस डी पर भी है, ये भी लिखा हुआ है, हमें बताना है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको पता है कि आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन फोर्स का निकालना है। ठीक, तो आपको पता है जब इस किसी वायर के अंदर करंट होती है तो उसके इर्द गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। अगर आप राइट हैंड पाम रूल से चेक करोगे तो ये करंट की डायरेक्शन, यहाँ अपना थंब रखोगे तो ये परपेंडिकुलर बताएगा कि फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब हमें क्या करना है कि ये डिसाइड करना है, ओके तो हमें ये डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इसकी इन्होंने क्या बोला है कि फोर्स क्या लगेगा। ठीक, तो फोर्स के लिए आप चलते हैं सीधे हम इसी डेरिवेशन पे। ठीक, तो जस्ट अ मिनट। चलिए, मैं उस सोल्यूशन फिर लगाना भूल गई तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि इसका क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी के ऊपर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्यू, और फील्ड में, किसी फील्ड में, तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे। अब आपको पता है कि जो ये पार्टिकल जो जा रहा है ये परपेंडिकुलर है इस फील्ड से। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 हो जाएगा। तो उस समय जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्यू वी बी लग रहा है अभी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो आपको पता है कि किसी वायर की वजह से, इस वायर की वजह से तो फील्ड है, एक किसी भी पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो कि लॉन्ग है, ठीक है, उसकी वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड होती है वो क्या होती है, आप सबको पता है बी इक्वल टू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो करंट फ्लो कर रही है अपॉन डी ए होती है। तो यही वैल्यूज बी के अंदर हमें लिख देनी है, बस हम आंसर की ओर करीब हैं। ठीक है, तो आप एफ इक्वल टू क्या लिख दोगे, क्यू वी, और उसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I बाय डी, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है और जो डिस्टेंस है, ये आपका जो है आंसर जो है वो रिक्वायरमेंट वाला आंसर है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। अभी आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि क्योंकि ये आपको मैं और रब कर दूंगी अभी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। चलिए रब नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो आज के लिए हैं, कि 24वां क्वेश्चन बात करें तो इन्होंने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर। ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर पे एक पोटेंशियल जो है वो अप्लाइड किया गया है। ठीक, तो पहला बोल रहा है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डबल कर रहे हैं। ठीक है, वी पहले लग रहा था और उसके बाद इसमें क्या लगने लगा, 2v लगाने लगे। ठीक है, डबल कर दिया हमने जो पोटेंशियल है। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, 2v कर दिया। तो सबसे पहले मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो सबसे पहले मोबिलिटी, आप सभी को पता है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए vd/e। अब आप बताइए vd/e कर लो और चाहे vd को e टाउ बाय m भी कर दो, ये पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है जो मोबिलिटी है वो v पर डिपेंड नहीं करती है, पोटेंशियल अक्रॉस दी कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। तो आप यही लिखकर, फॉर्मूला लिखने के बाद आप यही लिखोगे, म्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, सो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो मोबिलिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन दूसरा ही बोला उसने कि करंट डेंसिटी पर, तो ओम्स लॉ से आप J इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा ई जानते हो। अब जो J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के है। ठीक, तो J जो है आपको पता है V/L भी होता है, ये आप सबको पता है। तो J जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के भी हो गया, अगर L हटा भी दें। ठीक है, L तो चेंज नहीं होगा, V। तो अगर V डबल होगा तो जो करंट डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डबल होगी। ठीक, तो इतनी आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप E देख रहे हो तो E के बाद ये सॉल्व करके E टाउ बाय M को देता है, जो म्यू है वो E टाउ बाय M को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इस सिचुएशन पे देखो तो कहीं पर भी ये पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बात कही गई है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और दूसरा, करंट डेंसिटी डिपेंड करती है, डबल हो जाएगी। ये आपको अपनी आंसर कॉपी पर अगर पूछा जाए या नोट अगर आप बना रहे हो तो उस पर लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट बात करें जो लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं सेक्शन बी के, वो ये है वो ये है कि 2 कॉइल्स दी गई हैं C1 C2, जिनको क्लोज एक दूसरे के रखा गया है। तो हमने ये 2 कॉइल्स बना ली हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ये सबके 1 ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, आपको पता है ये अगर C1 है और ये C2 है, तो एक की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन का इसमें जो है वो करंट I1 फ्लो कर रही है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में भी यही होता है, इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रही है, और इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि फ्लक्स जो है वो जो इससे पास आउट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस दोनों एरिया से पास हो रहा है, तो इसमें भी चेंज होगा, और इसमें चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हो जाती है। सो ये बोल रहा है कि यही बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल C2 वेरीज विद द करंट I1 चेंज हो रहा है एज शोन इन द फिगर, और ये फिगर दिया हुआ है कैसे चेंज हो रहा है। आपको सबसे पहले तो म्यूचुअल, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जहाँ पे चेंज होते हुए यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसे म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, 2 कॉइल्स के बीच में हो रहा हो, उसी कॉइल में हो रहा हो तो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन सबसे पहले आपको निकालना है इसी ग्राफ की मदद से जो दिया गया है, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट विल इंड्यूस जब ईएमएफ 100 वोल्ट। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन पे फोकस करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में देखिए, ध्यान रखिए, आप सबको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला अगर आप सबको पता हो तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई होता है। ठीक होता है। अब ये फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ग्राफ जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये स्लोप ही तो है। ठीक है, वाई एक्सिस पे चेंज फाई का, और आई पे चेंज यानी एक्स एक्सिस पर चेंज। तो जब भी स्लोप होता है तो स्ट्रेट लाइन में अगर आप स्लोप निकाल लो तो वो आपको म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो स्लोप के लिए। जैसे इस केस में इन्होंने ये 4 रख के किया है कि आपने स्लोप लिया है, इन्होंने ये वाली वैल्यू ली है। मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने ये, एक मिनट, ये वाली वैल्यू कि ये 10 यहाँ इतना स्लोप लिया है। ठीक, अच्छा देखिए, मैं आपको दोनों स्लोप दिखा देती हूँ। अगर इतने का स्लोप लोगे तो क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का, तो पर डेल्टा फाई था, डेल्टा फाई यानी कि ये डेल्टा फाई बाय डेल्टा आई है। ठीक है, अरे तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है, इसी को बताते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा I1। ठीक है, तो डेल्टा फाई 2 की बात करें तो ये क्या है, 10 - 0। ठीक है,
वाई एक्सिस पर चेंज है 10 माइनस 0, और जो एक्स एक्सिस पर चेंज है वो 4 माइनस 0, ठीक है, y2 माइनस y1 अगर करेंगे तो ये जो चेंज है 10/4 2.5 हेनरी आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यही क्यों लिया गया, तो आप कुछ भी ले लो, अब आप और आगे वाला ले लो, ठीक है, आगे वाला लेना, बहुत ज़्यादा पास वाला मत लेना, ठीक है। और आगे ले लो, तो अगर आप 15 और ये वाला स्लोप ले लेते तो भी यही होता। अब चेंज होता तो यहाँ पे डेल्टा 5 15 होता है, चेंज 15 माइनस 0 15 होता, और यहाँ जो होता है 6 होता। 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अभी भी 5/2 आया, और 5/2 आपका 2.5 ही होता है, तो वही आंसर निकल के आएगा म्यूचुअल इंडेक्स से। कुछ भी स्लोप ले लोगे तो स्लोप आपको लेना है, और जब फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आंसर ये वाला निकल आएगा। तो पहला वाला तो आंसर आपको ये वाला दिख ही रहा होगा कि आपको कैसे निकालना है स्लोप से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेज को क्लियर कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट बात जो करेंगे वो सेकंड है कि अगर आपको ई इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर बता रहा है कि 100 वोल्ट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालो, di1/dt निकालो कॉइल C2 के अंदर, ठीक है। तो di1 बाई जो dt है वो आपको ई, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -m di/dt di1/dt, यानी प्राइमरी में जो करंट है उसका डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि सिर्फ वैल्यू निकालनी है, तो di1/dt, तो ये मॉड ले लेते हैं, तो ये माइनस आपका हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें तो m आपको पता है, जो आपने अभी निकाला है, एक कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्शन उतना ही हो सकता है दो कॉइल के बीच में, m आपने निकाला है, e आपको पता है, और निकालना क्या है di1/dt, तो di1/dt इधर ही रखते हैं, ठीक, और e/m कर देते हैं, तो E/m, और E आपका क्या है 100 है, और जो M आपने निकाला था वो 2.5 है, कट्टम पीटी करेंगे 40 एम्पियर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपका सेक्शन बी का। देखिए मुझे इसलिए समय लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझानी एक एक बात है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए आपके पेपर तक में, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगले टर्न पे हम सेक्शन सी लेके आएंगे, लेकिन आपको अगर मैं कुछ आपके लिए मेहनत करूँ तो आपको मेहनत करनी है। चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छी अच्छी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और कमेंट करें अगर आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट भी करेंगे आप, ठीक है, कि आपको पसंद आया, तभी तो मैं और वीडियोस डाल पाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।